वेलकम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसे कि आप लोग पढ़ रहे होंगे और मेरा एक एडवाइस आपको दिया हुआ है कि क्लास शुरू होने से पहले रिवीजन जरूर करें। जिसने रिवीजन नहीं किया है वीडियो को बंद करें और पहले 5 मिनट के लिए अपनी कॉपी उठाएं और उसमें से रिवाइज करें। उसके बाद वापस वीडियो शुरू करें और पढ़ाई स्टार्ट करें। इससे क्या होगा कि आप पुराना भूलोगे नहीं और जो हम नया आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपके दिमाग में एज इट इज बना रहेगा। क्लियर है? इसलिए जरूरी ये है कि आप नोट्स प्रिपेयर करें, इंपॉर्टेंट थिंग है, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। चलिए हम शुरू करते हैं अपना लेक्चर जो कि है इलेक्ट्रिक करंट का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने कहां से स्टार्ट किया था? चार्ज पार्टिकल से। चार्ज के बारे में सब कुछ स्टडी करने के बाद हम पहुंचे कहां पे? कूलाम्ब लॉ पे। और कूलाम्ब लॉ क्या दिखा रहा था? दो बॉडी के बीच में फोर्स, दो अगर चार्ज्ड बॉडी है, इफ दिस इज वन चार्ज बॉडी एंड दिस इज अनदर चार्ज बॉडी, then the force between two charged body will be defined by the Coulomb law. And Coulomb law, as we know, is a very beautiful law, that is Coulomb's law. So एक बार रिवीजन पे नजर डालते हैं कि हमने जो कल पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं शॉर्ट। Coulomb law में हमने पढ़ा F is equal to K Q1 Q2 upon R square. F is equal to K Q1 Q2 upon R square. This is the Coulomb law. The force acting between 2 point charge Q1 and Q2 separated at a distance of R is given by F is equal to K Q1 Q2 upon R square, and this is a vector law. Here Q is equal to K is equal to a constant and K must be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, and the value of K is defined as 9 multiplied 10 raised to power 9 Newton meter square upon Coulomb square. Unit is very important for particular quantity, so don't forget to apply a unit to any number. Clear है? चलिए ये Coulomb law हमने पढ़ लिया था। इसके बाद इसकी डायमेंशन निकाली थी, डायमेंशन यूनिट, जो कि आपने यूनिट यहाँ लिख रखी है, डायमेंशन, और उसके बाद एप्सिलॉन नॉट यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का यूनिट एंड डायमेंशन हमने फाउंड आउट किया था। ये सब था कूलाम्ब लॉ का। और इसके बाद इसका एक वेक्टर लॉ भी आता है। कूलाम्ब लॉ जो है उसका एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन आता है कि वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से अप्लाई किया जाता है। उससे पहले हम करते हैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उसके बाद हम करेंगे वेक्टर लॉ और न्यूमेरिकल क्वेश्चन चलते जाएंगे ताकि कूलाम्ब लॉ आपका एकदम स्ट्रांग हो जाए। चलिए तो राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी या चार्ज पार्टिकल placed at a distance of 30 centimeter and the value of charge on two bodies will be 2 multiplied 10 raised to power 7 coulomb and 3 multiplied 10 raised to power 7 coulomb respectively. चलिए ट्राई कीजिए एक बार क्वेश्चन को।
क्वेश्चन करने का तरीका स्टूडेंट्स क्या होता है कि क्वेश्चन को एक बार रीड करो। क्वेश्चन को रीड करने के बाद हमें ये देखना है कि क्या फाइंड आउट करना है। जब आपको ये मिल जाए कि क्या फाइंड आउट करना है तो आप देखिए कि क्या आपको दिया हुआ है। जब आपको मिल गया है कि क्या दिया हुआ है तो अब आप उसमें से ऐसी चीजें देखिए जो आपको नहीं दी हुई है और उनको उस क्वेश्चन में जरूरत है, तो उन जरूरत वाली चीजों को लेके आए और क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो एक बार क्वेश्चन पढ़िए, व्हाट इज सेइंग फाइंड द इलेक्ट्रिक फोर्स। हमें फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज बॉडी placed at a distance of 30 centimeter. Value of R is given equal to 30 centimeter and the value of charge on two bodies, दो bodies का जो चार्ज है Q1 and Q2 will be equal to 2 multiply 10 raised to power 7 and 3 multiply 10 raised to power 7। एक बार वीडियो पॉज करें, कूलाम का लॉ लगाएं और एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करें। चलो सॉल्व करते हैं। क्या फाइंड आउट करना है, वी हैव टू फाइंड सबसे पहले गिवन डेटा और गिवन डेटा में क्या है, आपको फाइंड आउट करना है फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक, दैट इज हैव टू फाइंड आउट एंड हियर गिवन distance is 30 centimeter, R is equal to 30 centimeter and two charge Q1 will be equal to 2 multiply 10 raised to power 7 coulomb and Q2 is equal to 3 multiply 10 raised to power 7 coulomb। दो चार्ज दे रखे हैं Q1 और Q2, R आपको दे रखा है। फाइंड आउट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, we know that जो कि आप सब जानते हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो तो आप क्या जानते हो, F is equal to K Q1 Q2 upon R square। K Q1 Q2 upon R square है, जहां पे Q1 ये है, Q2 ये है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू R। क्लियर और नॉट। R आपको डिस्टेंस दे रखा है, Q1 वैल्यू ऑफ first charge and Q2 is the value of second charge। Here K is not given, आपको K की वैल्यू नहीं दी हुई है। K की वैल्यू नहीं दी हुई है तो K की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, K is equal to होता है 9 multiply 10 raised to power 9 multiply 10 raised to power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। Newton meter square upon coulomb square, this is the value of K and here R is given 30 centimeter। ध्यान रखना, और आपको पहले भी बता रखा है जब भी सेंटीमीटर के अंदर कोई वैल्यू दी हुई होती है तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, मीटर में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि अपना जो MKS सिस्टम है, MKS सिस्टम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। इसलिए 30 सेंटीमीटर विल बी इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 और ये किस में बन जाएगा, मीटर में बन जाएगा। क्लियर है। आपको इसको सॉल्व करना था तो क्या किया, 100 से इसको डिवाइड कर दिया और जब हम 100 से डिवाइड कर देते हैं तो सेंटीमीटर किस में बन जाता है, मीटर के अंदर बन जाता है। तो मीटर में वैल्यू क्या आ गई है आपको, 30 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। क्लियर। चलो नाउ F इज इक्वल टू K की वैल्यू, इसमें सब चीजों की वैल्यू पुट कर दीजिए। K की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, 9 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 9 मल्टीप्लाई Q1 इज गिवन 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 Q2 इज गिवन 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7 अपॉन हियर K इज गिवन, K इज इक्वल टू R इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, दैट इज 30 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर। चलिए एक थोड़ी सी मिस्टेक है कि जो चार्ज पार्टिकल होता है वो बहुत स्मॉल होता है, चार्ज बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, इसलिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये नेगेटिव वैल्यू मिलेगी 10 रेज़ टू पावर -7 और जब 10 रेज़ टू पावर -7 होगा तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई कर देंगे, माइनस। समटाइम्स
जो वैल्यू दी हुई होती है उस वैल्यू में आपको लिख देगा कि 2 माइक्रोकुलाम, 2 नैनोकुलाम या 2 पिकोकुलाम। तो नैनो माइक्रो पिको का कन्वर्ट करने का तरीका हमने देख रखा है ऑलरेडी, आपको पता ही होगा नैनो माइक्रो पिको को कैसे कन्वर्ट करते हैं। आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो और हम उनको कर लेंगे। नाउ सॉल्व करते हैं। F इज इक्वल टू, जब भी कभी इस तरीके की कॉम्प्लिकेशन आपको मिल जाए तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है जो 10 की पावर में है, 10 रेज़ टू पावर है, उन सबको अलग कर लो और वैल्यूज को सबको अलग कर लो। तो वैल्यू में क्या दे रखा है 9, 2 एंड 3। क्लियर है? 10 रेज़ टू पावर 9 -7 -7 एंड -7 -14 एंड दिस इज +9। तो -14 + 9 विल बी इक्वल टू -5। तो 10 रेज़ टू पावर -5 डिवाइड बाय 30 आपको गिवन है, तो 30 का स्क्वायर करना है तो 30 × 30। क्लियर है? एंड 10 रेज़ टू पावर 2 दे रखा है और उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 रेज़ टू पावर -4, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू, हियर f विल बी इक्वल टू 9 × 2 × 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -4 है, इधर +4 है, +4 ऊपर आएगा क्या -4 ऊपर आएगा +4 बन जाएगा। देन 10 रेज़ टू पावर -5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर +4 अपॉन 30 यानी 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2। आई कैन राइट 3 × 3 9, then 9 to 9 cancel out, then it will be equal to f is equal to 2 × 3 that is equal to 6 multiply 10 raised to power -5 and here is +4 -5 +4 that is equal to 10 raised to power -1 upon here is 10 raised to power plus का 2। then f is equal to 6 multiply 10 raised to power +2 अगर ऊपर जाएगा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस साइन प्लस बन जाता है, प्लस साइन माइनस हो जाता है, तो प्लस साइन क्या हो जाएगा माइनस 10 रेज़ टू पावर -1 ऑलरेडी गिवन है और 10 रेज़ टू पावर -2 नीचे से आ गया। तो हियर वी कैन राइट f is equal to 6 multiply 10 raised to power -3 न्यूटन। f is equal to 6 multiply 10 raised to power -3 न्यूटन और ये क्या हो जाएगा कूलम्ब जो फोर्स लग रहा है बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल उसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 6 × 10 raised to power -3 न्यूटन। क्लियर है? क्लियर है ये? एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए फिर करते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करने की कोशिश करें, एक बार करें, गलत होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सॉल्यूशन यहाँ मिल जाएगा, डोंट वरी। बट ट्राई जब आप करते हो खुद से ट्राई करते हो तो उससे आपका नॉलेज इंक्रीज होता है, उससे क्या होगा आपके माइंड के अंदर जो बातें बैठी हुई है वो एक बार रिकॉल होती है और उनको रिकॉल करना जरूरी भी होता है क्योंकि जब तक आप अपने दिमाग के डर को नहीं निकालोगे तब तक वो डर ही बना रहेगा। इसलिए न्यूमेरिकल लगाओ, उनको करो। क्वेश्चन नंबर 2 चार्ज bodies are two charged bodies of -10 coulomb and 20 coulomb are placed at a particular distance if these bodies
these bodies are contacted each other and then separated, then again separated at initial position, then find the ratio of force in first condition to the force in second condition. Find the ratio of force in the first condition to the force in second condition. यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि two charged bodies of -10 coulomb and 20 coulomb are placed at a particular distance. दो चार्ज बॉडी है, एक -10 की है और एक +20 की है, दोनों एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर प्लेस करी हुई है। क्लियर है? अब क्या करना है, इफ दीज बॉडीज आर कॉन्टेक्टेड ईच अदर, अगर दोनों को पास लाएं, संपर्क में लाएं, कांटेक्ट करवाएं और उसके बाद अगेन सेपरेटेड एट ए इनिशियल पोजीशन, अगर इनको वापस से इनिशियल पोजीशन पे पहुंचा दिया जाए तो देखो फर्स्ट कंडीशन कौन सी थी, जब ये -10 और 20 था। सेकंड कंडीशन कौन सी है, कांटेक्ट करवाया और वापस वहीं लाके छोड़ दिया। तो इस फर्स्ट कंडीशन में और सेकंड कंडीशन में जो फोर्स होगा उन दोनों का रेशियो फाइंड आउट करो। और जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे, पढ़ोगे, आपको लगेगा इसका आंसर 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए। तो एक बार आप ट्राई करें किस किस के 1 आता है और किस किस के 1 नहीं आता है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और उसके बाद सॉल्यूशन जरूर देखें। चलो शुरू करते हैं। गिवन क्या है आपको और निकालना क्या है। रेशियो निकालना है, मतलब रेशियो निकालने के लिए फोर्स निकालना पड़ेगा और फोर्स निकालेंगे तो फर्स्ट कंडीशन अलग होगी, सेकंड कंडीशन अलग होगी। तो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं गिवन डेटा केस 1 और फर्स्ट केस में क्या है कि ये कितना है 10 कूलम, जो कि कौन सा है नेगेटिव। देन यहां पे कितना है 20 कूलम, दैट इज पॉजिटिव। और इनके बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको हम अज्यूम कर लेते हैं कितनी है r। लेट द डिस्टेंस बिटवीन them is equal to r मीटर बोलो या सेंटीमीटर बोलो, जो आपको रखनी है वो रख सकते हो। r मीटर और r सेंटीमीटर will be cancelled out when we calculating the ratios of two force। clear है? and the force will be equal to F1। फोर्स किसके इक्वल है? F1 के इक्वल है। क्लियर है? और टू चार्ज दे रखे हैं एंड Q1 is equal to -10 कूलम एंड Q2 is equal to प्लस का 20 कूलम। Q1 is equal to -10 कूलम and Q2 is plus 20 कूलम। Then now we have to find the force F1, force in first condition and force in first condition, that is F1। और F1 क्या इक्वल हो जाएगा K मल्टीप्लाई Q1 अपॉन Q2 अपॉन
k मल्टीप्लाई q1 मल्टीप्लाई q2 अपॉन r स्क्वायर। हियर k आपको गिवन नहीं है, बट आप जानते हो 9 मल्टीप्लाई 10⁹ होता है, तो जल्दबाजी ना करते हुए इसको लिखना नहीं है। इसमें जो आपको गिवन है वो दे दो। जब भी आपको रेशियो का क्वेश्चन हो, रेशियो निकालना हो, तो सारे डेटा लिखने की जरूरत नहीं होती है। जो डेटा आपके पास अवेलेबल है वो लिख दो, क्या पता दूसरे जो डेटा है वो कैंसिल आउट हो रहे हो। अगर नहीं होंगे तो हम लास्ट में उनको लिख देंगे। क्लियर है? इसलिए पहले इसके अंदर जो डेटा आपको गिवन है वो डेटा पुट करोगे। F1 is equal to k Q1 वैल्यू है -10 कूलम, Q2 is 20 -10 मल्टीप्लाई 20 अपॉन r स्क्वायर। r आपको गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। देन F1 विल बी इक्वल टू माइनस ये कितना हो गया 200k अपॉन r स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ चुकी है, F1 की। इक्वेशन नंबर 1। नाउ सेकंड कंडीशन। Now in second condition केस सेकंड क्या कर रहा है, रिमेंबर करना जो आप समय पढ़ चुके हो, पुरानी क्लासेस जो हुई थी उसमें हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि अगर कोई चार्जिंग का जो मेथड था, चार्जिंग के कितने मेथड थे, 3 मेथड। चार्जिंग के 3 मेथड्स होते हैं, और 3 मेथड्स क्या कहते हैं। फर्स्ट मेथड में चार्जिंग बाय फ्रिक्शन जब जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, और इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द चार्ज विल बी जनरेटेड। क्लियर है? सेकंड मेथड कौन था, चार्जिंग बाय कंडक्शन। और कंडक्शन में क्या होता है, जब हम टच करवाते हैं किसी भी बॉडी को, कनेक्ट करवाते हैं, कांटेक्ट करवाते हैं, तो कांटेक्ट से क्या होता है, चार्ज इक्विलिब्रियम टेक प्लेस। चार्ज इक्विलिब्रियम जब होती है तो क्या होगा, इसका चार्ज उसको मिलेगा, इसका चार्ज उसको मिलेगा, दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और सेम चार्ज रिमेन बचेगा। क्लियर है? तो जब ये -10 कूलम है और ये प्लस का 20 कूलम है, तो 10 कूलम एंड 20 कूलम ईच अदर कांटेक्ट करेंगे, और कांटेक्ट करके वापस क्या बना लेंगे, एक बॉडी बना लेंगे। एक बॉडी बनाएंगे तो इसका टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम जब कांटेक्ट में आ चुके हैं तो ये पूरी एक बॉडी बन चुकी है। और अगर पूरी बॉडी एक बन चुकी है तो ये पूरा एक सिस्टम है, और सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है, प्रॉपर्टी नंबर 1 दैट इज एडिशन ऑफ चार्ज। एडिशन ऑफ चार्ज विल बी टेक प्लेस एज ए अलजेब्रिक एडिशन will be equal to total charge, and total charge of system that is -10 coulomb plus 20 coulomb will be equal to -10 and plus 20 that is equal to कितना आएगा, plus 10 coulomb। How much? plus 10 coulomb। अब इस सिस्टम का चार्ज कितना हो गया, plus 10 coulomb। नाउ अब इनको सेपरेट कर दो। जब आप इनको सेपरेट करोगे, ये था -10, ये था 20, 10 और 20 को मिलाया, टोटल चार्ज कितना हो गया, +10 कूलम। अब +10 कूलम इसके पास भी है, यानी पूरे सिस्टम के पास है। अगर पूरे सिस्टम के पास है तो ये क्या करेंगे, बांट लेंगे आधा आधा। और अगर बांटेंगे आधा आधा, इसका मतलब क्या है, इसके पास हाफ, इसके पास हाफ, तो 10 का हाफ कितना होता है, 5 कूलम। तो नाउ 5 कूलम चार्ज ये ले जाएगा, 5 कूलम चार्ज ये इधर ले जाएगा। क्लियर है? अब इनको क्या किया, एक सेपरेशन पे क्या होगा कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो विल बी इक्वल टू r। दोनों के बीच डिस्टेंस r है, और इसका चार्ज जो है q दैट इज 5 कूलम एंड q इज इक्वल टू 5 कूलम। क्लियर है? Now Q1 is equal to 5 coulomb and Q2 is also equal to 5 coulomb, and both charges are positively charged. Both bodies are equally and positively charged। अगर ये equally और positively charged है तो इनके बीच में फोर्स लगेगा, और वो फोर्स किसके इक्वल होगा, F2 के इक्वल होगा। The force generated
will be equal to F2 will be equal to F2। एक बार इसको राइट डाउन कर लीजिए, जिन्होंने क्वेश्चन को नहीं लिखा है क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, उसके बाद इसका आगे का करेंगे। सो राइट डाउन प्लीज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया तो बेटर रहता है। एक चीज छोड़ देता हूं मैं आपके लिए, क्योंकि अभी आपको रेशियो निकालना है, आप भूल ना जाओ, इसलिए चलो इधर देखो। अब क्या निकाला है हमने, F2 फोर्स निकालना है, तो F2 इज इक्वल टू F2 विल बी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो by putting the value of Q1 Q2 K and R we get the F2 that is equal to K multiply Q1 कितना है 5 कूलम, Q2 कितना है 5 कूलम अपॉन R स्क्वायर। So F2 will be equal 5 multiply 5 multiply 5 that is equal to 25। So 25 K upon R स्क्वायर। साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, साइन पॉजिटिव ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या है, सेम लाइक चार्जेस हैं और दोनों ही क्या है, पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो पॉजिटिव साइन आ जाएगा। हमें मिल चुका है F1 की वैल्यू, हमें मिल चुकी है F2 की वैल्यू। अगर F1 और F2 की वैल्यू मिल चुकी है तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हो रेशियो। सो द रेशियो ऑफ two charges will be, दोनों चार्जेस का रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू F1 अपॉन F2। ध्यान रखना, आपको क्वेश्चन के अंदर पहले पढ़ लेना कि F1 पूछा है या F2 पूछा है। F1 अपॉन F2 पूछेगा तो F1 अपॉन F2 करना है, अगर सेकंड अपॉन फर्स्ट पूछेगा तो F2 अपॉन F1 करेंगे। तो F1 द वैल्यू ऑफ F1 इज इक्वल टू -20 200K अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाय F2 दैट इज इक्वल टू 25K अपॉन R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, K एंड K कैंसिल आउट। नाउ 200 डिवाइड बाय 25 दैट इज इक्वल टू 8, माइनस साइन है इसलिए माइनस अपॉन 1। सो F1 अपॉन F2 will be equal to -8 upon 1। That is our final answer। That is our final answer। क्वेश्चन में क्या पूछा था, दो चार्ज दिए हुए थे, दोनों चार्ज को क्या किया हमने, एक डिस्टेंस पे सेपरेट किए हुए और उन दोनों चार्जेस को मिला करके हमने क्या निकाला, एक दो अलग कंसेप्ट यूज करे। F1 पहले निकाला और जब आप उसको मिलाओगे कांटेक्ट में आएंगे, कंडक्शन होगा, कंडक्शन से क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज इक्विलिब्रियम टेक प्लेस और चार्ज इक्विलिब्रियम से क्या हो जाएगा, चार्ज जो होता है इस पे और इस पे सेम चार्ज हो जाएगा और वो सेम चार्ज की वजह से जो अपना फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। देखो F1 जो था वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच अट्रैक्शन होता है। अगर F2 की बात करूं तो F2 हमारा रिपल्शन था। रिपल्शन क्यों था, क्योंकि एक पॉजिटिव दूसरा भी कौन सा है, पॉजिटिव, तो वो दोनों को दूर भगाएगा। मतलब कहने का क्या है, यहाँ पर भी जो नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है वो साइन ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि जो फर्स्ट फोर्स था उसकी अपोजिट डायरेक्शन में है सेकंड फोर्स। यानी फर्स्ट अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स है तो सेकंड कौन सा है, रिपल्सिव फोर्स है। फर्स्ट अगर आपका रिपल्शन है तो सेकंड क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, अपोजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस साइन यूज किया हुआ है। क्लियर है, यहां से आपको कंसेप्ट यूज करके पुराना याद करके इस क्वेश्चन को करने का मतलब यही था कि आप पुरानी बातों को भूले ना और आगे चलते रहें। तो इसको एक बार राइट डाउन कर लीजिए। चलिए
थोड़ी सी बात करते हैं कि आगे का टॉपिक क्या है। चलिए, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, यानी वेक्टर फॉर्म में आप कूलम्ब लॉ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हो। तो कूलम्ब लॉ को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कूलम्ब जो लॉ है उसमें हमने क्या निकाला है, फोर्स निकाला है। और फोर्स के बारे में आप जानते हो कि कैसी है क्वांटिटी, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वो डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, अगर डायरेक्शन पे डिपेंड करती है तो हमें उसका वेक्टर फॉर्म भी चाहिए। अब वेक्टर फॉर्म हम जब भी पढ़ते हैं तो आप क्लास 11th को याद करो। क्लास 11th के अंदर हमने वेक्टर जब पढ़ा था तो उसमें कुछ वेक्टर्स पढ़े थे जिनको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर से मतलब क्या होता है कि ऐसा वेक्टर जो किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करे, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को जो रिप्रेजेंट करता है उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर की जरूरत पड़ेगी हमें यहाँ पे, और उसी की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करेंगे। किसका, इसके कूलम्ब लॉ का। जो कि कूलम्ब लॉ क्या था अपना, कूलम्ब लॉ जो था F इज इक्वल टू K मल्टीप्लाई Q1 मल्टीप्लाई Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इसी का हमने क्या किया था, क्या किया था, अभी न्यूमेरिकल करे थे दोनों। और इसके अलावा अगर आपको न्यूमेरिकल कहीं पर भी मिलते हैं तो आप उन न्यूमेरिकल्स को भी जरूर करें, और न्यूमेरिकल करने से कंसेप्ट क्या होते हैं, क्लियर हो जाते हैं, पुराना कुछ भी आप भूलते नहीं हो। चलो तो अब शुरू करते हैं अपना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कूलम्ब लॉ। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, ध्यान से देखना। मैं कंसीडर कर रहा हूं यहाँ पे कोई भी Q1 चार्ज है और एक दूसरा चार्ज है जो कि यहाँ पे है Q2 चार्ज। क्लियर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब होता है ओरिजिन से लेकर के किसी भी पार्टिकल की डिस्टेंस कितनी है और वो कौन सी डायरेक्शन में है, इसको जो रिप्रेजेंट करेगा उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। कहने का मतलब क्या है, Q1 का अगर मैं पोजीशन वेक्टर की बात करूंगा तो वो ऐसा वेक्टर होगा जो Q1 की डायरेक्शन को और Q1 के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा कि Q1 की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है, उसको रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, R1 दैट इज पोजीशन वेक्टर। अगर मैं बात करूं Q2 की तो Q2 के लिए क्या हो जाएगा, Q2 यहां पर है तो ये हो जाएगा Q2 के लिए जो कि क्या होगा R2 वेक्टर। R1 वेक्टर Q1 फोर्स के लिए, R2 वेक्टर Q2 फोर्स के लिए, और ये दोनों क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर होते हैं। अब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन जो होती है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन करी होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे मूल बिंदु ये ओरिजिन जिसको हम बोलते हैं O, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। क्लियर है। यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो अभी बताएं। चलो आगे चलते हैं। आगे देखिए Q1 और Q2 अगर ये सेम चार्ज हुए तो कैसा फोर्स लगेगा। सपोज ये सेम चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल्स करेगा। क्या करेगा, रिपेल करेगा। और रिपेल करेगा इसका मतलब क्या है कि ये इसको धक्का देगा। अगर इनका चार्ज डिफरेंस होता तो डिफरेंट चार्ज इसको क्या करते, अट्रैक्ट करते। यानी अगर डिफरेंट चार्ज होगा तो Q2 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। वो डिपेंड करता है कि चार्ज किस तरीके का है, वो चार्ज होगा उसमें देखा जाएगा। सबसे पहली बात इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन होती है, लाइन ऑफ एक्शन यानी जिस लाइन से
फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन। और ये अगर लाइन ऑफ एक्शन है तो जो फोर्स Q1 लगाएगा Q2 के ऊपर, Q1 क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, किस पे लगाएगा, Q2 के ऊपर। तो इसका जो फोर्स होगा, अगर फोर्स ऑफ रिपल्शन है तो कैसे होगा, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे F से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, F से। और F क्या है, कहां पे लग रहा है, 2 पे लग रहा है। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, F1 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है। क्लियर है, F1 लगा रहा है, 2 पे लगा रहा है। और ये अगर आप डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, R12। क्या हो जाएगा, R12 दैट इज R21, ये हो जाएगी R21। और 2 के ऊपर लगने वाला फोर्स जो आपका 1 लगा रहा है दैट इज F21 फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है। और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कौन सी हो जाएगी, R21। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि Q1 के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, तो Q1 के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, किस पे लग रहा है, 1 पॉइंट पे, तो F1 हो जाएगा। कौन लगा रहा है, 2 पॉइंट वाला चार्ज इसके ऊपर अप्लाई कर रहा है। F1 पे लग रहा है, 2 इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, F21। और F21 के लिए अगर मैं बात करूं इनके बीच की डिस्टेंस की, तो बिटवीन डिस्टेंस हो जाएगी R12। क्या हो जाएगी, R12। क्लियर है, इस तरीके से पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है और इनके जो लगने वाले फोर्सेस हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक बार डायग्राम बनाइए, डायग्राम बना लीजिए इसका। चलिए, अगर आपने डायग्राम बना लिया है तो इसके आगे का जो है वो थोड़ा सा लंबा चलेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, वापस से समझा दूंगा इसको एक बार पोजीशन वेक्टर क्या होता है। तब तक के लिए आप रिवाइज करते रहिए, बार बार रिवीजन फॉलो कीजिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए ताकि आप पुरानी चीजें ना भूलो और आगे भी पढ़ते रहिए। अपना जो टाइम है उसको यूटिलाइज करें, वेस्ट ना करें, वेस्ट ना करने की बजाय उसको यूटिलाइज करें, क्लासों को प्रॉपर फॉलो करते रहें। थैंक यू वेरी मच।